हेलो स्टूडेंट, मैं संतोष कुमार अनल, पीजीटी कॉमर्स, गांधी स्मारक +2 उच्च विद्यालय। आज प्रबंध के सिद्धांत जो पहले पढ़ाए हैं, विशेषता पढ़ाया गया है, महत्व पढ़ाया गया है, प्रबंध के सिद्धांत का अर्थ बताया गया है। तो उसके आगे हम लोग प्रबंध का आधारभूत सिद्धांत देखें। देखिए, हम लोग के जैक बोर्ड में, हम लोग का जो जैक बोर्ड है, इस बोर्ड में हम लोग का क्या है कि जो सिद्धांत, आधारभूत सिद्धांत मीन्स क्या हुआ, बहुत सारे विद्वानों के द्वारा प्रबंध पर अध्ययन किया गया और प्रबंध पर अध्ययन करके उसके बारे में सिद्धांत बताया गया। उसमें जैक बोर्ड में जो पढ़ना है, जो दो सिद्धांत जो दो विद्वानों का पढ़ना है, वो है हेनरी फ्योल और दूसरा है F.W. टेलर। हम लोग दो का सिद्धांत पढ़ेंगे, दो का ही अध्ययन करना है हमारे जैक बोर्ड में। इसके अलावा भी बहुत सारे विद्वानों ने अपने अपने सिद्धांत को दिए हैं, लेकिन हम लोग यही दो का सिद्धांत पढ़ेंगे। जैसे हेनरी फ्योल का सिद्धांत पहला और दूसरा F.W. टेलर का सिद्धांत। हम लोग हेनरी फ्योल के सिद्धांत को, हेनरी फ्योल जो थे उनके बारे में थोड़ा सा जानकारी हासिल किया जाए। वो कहा जाता है कि हेनरी फ्योल जो फ्रांस के थे और 1841 से लेकर के 1925 इनका जो है लाइफ रहा। इस दौरान इन्होंने प्रबंध के सिद्धांत के बारे में अपने सिद्धांत दिए। प्रबंध का सिद्धांत इन्होंने क्या किया, ये फ्रांस के थे, याद रखिए, क्योंकि 1 नंबर का क्वेश्चन में आता है कि हेनरी फ्योल कहाँ के थे, तो फ्रांस के थे। और इन्होंने एक बुक लिखा था, जनरल एंड इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट, और इन्हीं को, हेनरी फ्योल को ही एक और 1 नंबर का जो क्वेश्चन आता है उस पर भी हम लोग ध्यान रखेंगे। फादर ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट के नाम से इनको जाना जाता है। प्रशासनिक प्रबंध के पिता, क्वेश्चन में आता है कि प्रशासनिक प्रबंध के पिता किसे कहा जाता है। हेनरी फ्योल को ही हम लोग फादर ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट के नाम से जानते हैं। अब हेनरी फ्योल क्या किए कि जनरल एंड इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट जो बुक लिखे, उसमें उन्होंने 14 सिद्धांत बताए। प्रबंध के सिद्धांत जो हैं वो 14 बताए। वो उनका ये हमेशा स्पष्ट निर्णय, हमेशा स्पष्ट इस बात को ध्यान रखते थे कि हम लोग का जो सिद्धांत हो वो सिद्धांत बहुत बड़ा नहीं हो और बहुत हार्ड भी नहीं होना चाहिए, कठोर भी नहीं होना चाहिए, जिसमें बदलाव नहीं किया जा सके। तो हम लोग जो हैं यहाँ पर हेनरी फ्योल के उन 14 सिद्धांत को देखेंगे और उन 14 सिद्धांत का अध्ययन करेंगे। देखिए, एक दिन में इतने सिद्धांत का अध्ययन करना पॉसिबल नहीं है। इसमें से हम बीच बीच में आपको कुछ वैसे सिद्धांत को इंडिकेट करेंगे जो बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको डिस्क्राइब करके हम लोग को देखना होगा, क्योंकि वो एग्जाम में हमेशा आते रहता है। देखिए, इनका पहला सिद्धांत जो हेनरी फ्योल ने अपने सिद्धांत में जो पहला सिद्धांत प्रबंध के बारे में बताया कि किसी काम को कैसे हम अच्छे तरीके से कर सकते हैं किसी ऑर्गेनाइजेशंस में, तो उन्होंने इस चीज़ को बताया कि कार्य विभाजन, उनका पहला सिद्धांत था कार्य विभाजन। कार्य विभाजन का अर्थ क्या है? वो कहते थे कि जब किसी भी ऑर्गेनाइजेशंस में या किसी इंडस्ट्री में किसी काम को पूरा करना है तो उस काम को छोटे छोटे भागों में बांट दीजिए। कार्य को बहुत सारे, जैसे मान लीजिए कि आपके पास 50 एम्प्लॉई हैं, तो 10-10 एम्प्लॉई को एक काम दे दीजिए। बोले कि कार्य का विभाजन कर दीजिए, छोटे छोटे भागों में बांट दीजिए। उससे क्या होगा कि एम्प्लॉय का स्किल्स भी बढ़ेगा, क्योंकि पर डे अगर कोई एम्प्लॉय एक ही काम को करते रहेगा तो उसकी कुशलता में वृद्धि होगी, उसके स्किल्स बढ़ेंगे, उसकी इफिशियंसी बढ़ेगी, और इस तरह से वो कार्य के विभाजन के द्वारा काम को अच्छे तरीके से किया जा सकता है। अगर हम यहाँ एक एग्जाम्पल लें, जैसे हमारे पास टेबल बनाने वाला, अगर कोई कहीं कारपेंटर के पास गए, वो टेबल बनाता है, तो आप देखिएगा कि एक ही कारपेंटर के द्वारा टेबल, पूरी तरह से टेबल को नहीं बनाया जाता है। करता क्या है, उसके ऊपर के भाग को कोई एक रेडी कर रहा, उसके जो ये है लेग्स, जो पैर हैं, पावा जो है, उसको कोई एक तैयार कर रहा है, कोई उसको ये कर रहा है, पॉलिश कर रहा है कोई, तो डिफरेंट लोग उसको करते हैं। इससे क्या होती है कि जो जिस वर्क को कर रहे हैं उसमें उनको इफिशियंसी मिल जाती है और काम को बहुत कम से कम समय में अच्छे तरीके से पूरा करते हैं। तो अगर हम कार्य के विभाजन को कर दें, कार्य को विभाजित करके छोटे छोटे भागों में बांट करके किसी को दे दिया जाता है, तो काम अच्छे तरीके से और समय पर पूरा होगा। ये इनके सिद्धांत में कहा गया था। इनके सिद्धांत में
जो दूसरा ये बात बोले अधिकार एवं उत्तरदायित्व, इनका हेनरी फ्योल ने अपने सिद्धांत में ये बताया कि जब किसी से आपको काम पूरा करवाना है तो काम पूरा करवाते समय अधिकार एवं उत्तरदायित्व किसी विशेष व्यक्ति को अधिकार दीजिए। अगर अधिकार देंगे कि आपको ये काम करवाना है और उस काम से संबंधित जितना भी अधिकार है उनको दे दिया जाए कि आप इससे संबंधित अधिकार को आप देखिए, आप पूरा कीजिए। और जब वो किसी काम को, जैसे आप बोले कि आपको दिन भर में किसी एक ऑफिसर को दे दिए कि ऐसा डस्टर तैयार करना है, तैयार करवाना है, आपको 10 पीस तैयार करवाना है, उसको अधिकार दे दिए कि आपको इतने मैन पावर दे रहे हैं, उसमें से आप किसी को यूज कर लीजिए, लेकिन हमको एक 10 डस्टर ये तैयार करके दे दीजिए। जब दिन पूरा हो जाएगा, अगर वो व्यक्ति जिसको आप अधिकार दिए, जिसको ड्यूटी दिए हैं, अगर वो नहीं पूरा कर पाते हैं, जो अधिकारी हैं, तो आप डायरेक्ट अधिकारी को रिस्पॉन्सिबल ठहरा सकते हैं कि ये आपकी उत्तरदायी बनती है, आपने इस काम को पूरा नहीं किया, इसलिए आपको हम पनिश कर सकते हैं या अलग से काम करवा सकते हैं। माने अधिकार जब दीजिएगा तभी आप किसी को उत्तरदायी तो ठहरा सकते हैं। उत्तरदायी उसी समय ठहराया जा सकता है जब किसी को आप अधिकार दें। अगर अधिकार नहीं देंगे तो उत्तरदायी नहीं ठहरा सकते हैं और काम आपके अच्छे तरीके से नहीं होंगे। नेक्स्ट जो हेनरी फ्योल ने अपने सिद्धांत में बताया वो बोले अनुशासन। बोले कि अगर किसी काम को अच्छे तरीके से पूरा करना है तो आप अनुशासित वे में या अनुशासन को लागू करके ही पूरा कर सकते हैं। अनुशासन का अर्थ है कि आप नियम कानून, एक अलग से नियम कानून लगा करके, नियम के तहत काम करके ही काम को पूरा कर सकते हैं। अगर नियम से आप काम नहीं किए तो वैसी स्थिति में काम पूरा नहीं किया जा सकता है और नियम के द्वारा ही काम को पूरा किया जा सकता है। इसके बाद ये देखिए अनुशासित होकर काम करने के बारे में ये प्रेरित करते हैं। इसके बाद होता है इनके द्वारा दिया गया सिद्धांत आदेश की एकता। आदेश की एकता क्या बताता है, आदेश की एकता में क्या बताना चाहते हैं ये? आदेश की एकता के द्वारा ये बताना चाहते हैं कि जितने भी एम्प्लॉई हैं, अगर कोई काम कर रहे हैं तो एक एम्प्लॉई को एक ही अधिकारी के द्वारा आदेश दिया जाना चाहिए। अगर एक से अधिक अधिकारी एक ही एम्प्लॉई को आदेश देंगे, उनसे काम करवाएंगे, तो ऐसी स्थिति में वो काम पूरा नहीं कर पाएंगे और हम लोग जो हैं उस काम को, जैसे इसको हम आदेश की एकता को आपको यहाँ डिस्क्राइब करके समझाते हैं। जो 4 नंबर पॉइंट है आदेश की एकता। आदेश की एकता क्या कहता है और इसमें हम इसको कैसे शो कर सकते हैं? आदेश की एकता देखिए, आदेश की एकता हम बोले एक एम्प्लॉय, मान लीजिए 2 एग्जाम्पल लेते हैं, एक मैनेजर और 2 मैनेजर। मैनेजर एम से शो करते हैं मैनेजर को और 2 से 2 मैनेजर हैं। इनके अंदर में 3 एम्प्लॉय को दिया गया, मान लीजिए सबऑर्डिनेट्स 1, सबऑर्डिनेट्स 2, सबऑर्डिनेट्स 3। 3 एम्प्लॉय बोला गया आप मैनेजर हैं, इस 3 एम्प्लॉय को ऑर्डर दीजिए, इन्हीं से काम चलाइए। ये बोले इससे ये काम करो। उसी समय M2 जो दूसरा मैनेजर हैं वो इसको बोल दिए कि तुम ये काम करो, तुम ये काम करो। अगर इसी एम्प्लॉइज को ये भी ऑर्डर देते हैं और ये M2 जो मैनेजर 2 हैं वो भी ऑर्डर देंगे, तो वो एम्प्लॉय ये नहीं समझ पाएगा कि किनके द्वारा कहे गए, किनके द्वारा आदेश दिए गए कार्य को हम पूरा करें। इसलिए इन्होंने जब अपना प्रबंध का सिद्धांत बताया हेनरी फ्योल ने, तो स्पष्ट रूप से कहे कि आदेश की एकता होनी चाहिए। आदेश में कभी भी ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक ही व्यक्ति को, एक ही कर्मचारी को एक या अधिक जो अधिकारी हैं, एक से अधिक अधिकारी के द्वारा उनको आदेश नहीं दिया जाना चाहिए। इस बात को आप ध्यान रखेंगे। आदेश की एकता देखिए, यहाँ पर हम जो अभी तक पढ़ा रहे हैं उसमें ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो एग्जाम में आने के चांसेस हैं उस पर हम इंडिकेशन करते जाएंगे। आप ध्यान रखेंगे, जानकारी तो सबको रखना है, लेकिन एग्जाम में सेपरेट टॉपिक से भी क्वेश्चन आता है। सेपरेट टॉपिक में जैसे कार्य विभाजन, आदेश की एकता। अब आइए निर्देश की एकता। निर्देश की एकता हमारा कितना शो कर रहा है? निर्देश की एकता शो करने का सेंस है कि निर्देश की एकता क्या कहता है। निर्देश की एकता में यूनिटी ऑफ डायरेक्शन,
हम उसको कैसे डिस्क्राइब करेंगे और कैसे हम इस पे जानकारी हासिल करेंगे। देखिए, निर्देश की एकता जो है वो ये बताने की कोशिश की गई है निर्देश की एकता के द्वारा कि जब कोई भी संगठन है, कोई भी एम्प्लॉय है, जहां पर एक व्यक्ति का ग्रुप बना दिया गया है, एक ऑर्गेनाइजेशन बना दिया गया है। जैसे हम एग्जांपल लेते हैं कि किसी भी फैक्ट्री में अगर 50 लोग हैं, 10-10 का ग्रुप बना हुआ है और 10-10 के ग्रुप को आप अलग अलग काम दिए हैं, तो ये ध्यान रखिएगा कि पूरे ग्रुप के लिए जो 10 का ग्रुप बन रहा है उसके लिए एक ही उद्देश्य होना चाहिए। माने इसका कहने का सेंस ये है कि मैनेजमेंट जो है वो एक ही डायरेक्शंस में उस ग्रुप को काम करने के लिए कहेगी। तो जो निर्देश की एकता है, निर्देश की एकता हमारा क्या शो करेगा, निर्देश की एकता में ये बताने का काम किया जाएगा कि एक संगठन के द्वारा, एक संगठन जो निर्देश देता है और निर्देश पर काम कराता है, पूरे संगठन के लिए एक ही निर्देश दिया जाना चाहिए और एक ही निर्देश के आधार पर पूरा संगठन, जैसे एम्प्लॉय का जो ग्रुप है, 3 लोगों का अभी हम ग्रुप लिए। मान लीजिए, हम एग्जांपल से आपको समझाते हैं, ज़्यादा इजी होगा आपको समझने में। मान लीजिए एक कंपनी है, उषा कंपनी है, वो फैन भी बना रही है, ट्यूब भी बना रही है, बॉल भी बना रही है। वो ग्रुप ऑफ पर्सन को अलग अलग रखा हुआ है। फैन बनाने के लिए 10 लोगों को अपॉइंट किया है, बॉल बनाने के लिए, बॉल बनाने के लिए अलग और ट्यूब बनाने के लिए अलग। जब वो व्यक्ति, जब किसी को फैन बनाने का काम दिया जाता है, जब वो फैन बनाने का काम करते हैं, तो ये जो ग्रुप ऑफ पर्सन है जो फैन बनाने को, उनको केवल फैन से संबंधित ही डायरेक्शंस दिया जाएगा, ट्रेनिंग दिया जाएगा। ऐसा नहीं होगा कि उनको फैन बनाना है और उनको आकर के ट्यूब बनाने के बारे में ट्रेनिंग दिया जाए। नहीं, निर्देश जो भी डायरेक्शन दिया जाए उनको फैन से संबंधित ही दिया जाए कि फैन कैसे बनाना है और किस किस बात का ध्यान रखना है फैन बनाने में। तो कहा गया कि जो उद्देश्य हो, पूरे ग्रुप का एक ही उद्देश्य होना चाहिए। हमारा यूनिटी ऑफ डायरेक्शन जो है, यूनिटी ऑफ डायरेक्शन क्या बताता है? यूनिटी ऑफ डायरेक्शन ये शो करता है कि पूरे ग्रुप को एक ही निर्देश दिया जाना चाहिए, एक ही ये क्लियर की जानी चाहिए। आज हम लोग जितने भी सिद्धांत है उसमें 5 सिद्धांत तक डिस्कस कर लिए हैं। अगले दिन से हम लोग इसके आगे का जो सिद्धांत है 6, 7, 8, 9 जो इनका 14 सिद्धांत है, तो उन 14 सिद्धांत पे हम लोग इसके बाद अध्ययन करेंगे। आज हम लोग 5 सिद्धांत का अध्ययन किए हैं। आप लोग 5 सिद्धांत अच्छे से स्टडी करके और याद रखिएगा।